गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खरसे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने गुप्ता डायनेस्टी की जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी सबको समझ लिया था। आशा करता हूं जो वर्कशीट में आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूं उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस आप करते ही होंगे। अगर वो काम पूरा करते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर पाओगे एनडीए एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट एम्परर जो है हर्षवर्धन। वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और उनका नाम हर्ष था, इसीलिए उनको हर्षवर्धन कहा जाता है। हर्षवर्धन के पीरियड में भी एक चाइनीज ट्रैवलर भारत में आता है जिसका नाम है ह्वेनसन। क्या है दोस्तों? ह्वेनसन। ये हर्षवर्धन एक लास्ट ऐसा रूलर था जिसने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दी थी। क्या दी थी? बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दी थी और बुद्धिज्म की एक छोटी सी काउंसिल भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। इन्हीं के बारे में हमें जानकारी लेनी है। दोस्तों, गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये रूलर होने के बाद गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही दिनों में गुप्ता डायनेस्टी विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बट नॉर्थ इंडिया में कनौज और स्थानेश्वर में दो रूलर इमर्ज हो जाते हैं और वो दो रूलर फिर से एक हो जाने के बाद एक नया साम्राज्य भारत में डेवलप होता है, वही है वर्धन साम्राज्य। और इस वर्धन साम्राज्य के बारे में ही आज हमें जानकारी लेनी है। कब हर्षवर्धन ने राज किया था? तो 606 सी से लेके 647 सी तक। हर्षवर्धन बिलोंग टू द पुष्यभूति, आल्सो कॉल्ड एज वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी को ही पुष्यभूति डायनेस्टी कहा जाता है। ही वॉज द हिंदू हु लेटर एम्बैरेस्ड महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म में भी महायाना बुद्धिज्म के तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे। हर्षवर्धन वॉज द किंग ऑफ स्थानेश्वरा, या फिर थानेश्वर भी कहा जाता है, जो अब आज के हरियाणा में स्थित है। बट कुछ दिनों बाद उन्होंने स्थानेश्वर से अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। कहां पे? तो कनौज में। कहां में? कनौज में कैपिटल शिफ्ट की थी। ठीक है, ही मूव्स हिज कैपिटल टू कनौज। दोस्तों, ये था हर्षवर्धन का साम्राज्य। ठीक है, हर्षवर्धन का साम्राज्य। अभी हर्षवर्धन जो था ये महत्वाकांक्षी राजा था। इसने क्या किया? अपना साम्राज्य साउथ इंडिया की तरफ बढ़ाने के लिए भी उसने कोशिश की, बट साउथ इंडिया में इतने आसानी से उसको जीत मिलने वाली नहीं थी। उसको नर्मदा नदी के तट पर ही एक महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली राजा ने उसको रोक रखा। उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। किस डायनेस्टी से दोस्तों? चालुक्य डायनेस्टी से। और हर्षवर्धन ने अपना अभियान, सैनिक अभियान जब साउथ इंडिया की तरफ वो लेके आ रहा था, उसको नर्मदा नदी पर ही रोक दिया पुलकेशिन सेकंड ने और कहा कि इससे आगे आप नहीं बढ़ना, नहीं तो मारे जाओगे। तो ये अभियान जो है पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के ऊपर ही रहने दिया। अभी ह्वेनसन नाम का जो चाइनीज ट्रैवलर है, ये बुद्धिस्ट रीजन की स्टडी के लिए फिर से भारत में आया था। ठीक है, तो इसने हर्ष के दरबार में विजिट की थी। ठीक है, हर्ष के दरबार में इसने विजिट की थी। हर्षा वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट। ठीक है, कलाओं का सम्मान करता था, कलाकारों को उसने पैट्रोनेज दी थी। ही हिमसेल्फ वॉज एन अकम्पलिश्ड राइटर। उसने संस्कृत में कुछ वर्क किए हैं, कुछ साहित्य रचना की है। क्या है? रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत में साहित्य कृति लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। बाणभट्ट ये जो था ये कोर्ट पोएट था। किसका? हर्षवर्धन का। और इस बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है जिसको हर्षचरित कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? हर्षचरित। बाणभट्ट नाम ने लिखा, बाणभट्ट नाम के व्यक्ति ने लिखा था। अभी हर्षवर्धन के पीरियड में इतनी कुछ जानकारी तो नहीं है, बट हर्षवर्धन जैसे ही डिक्लाइन स्टेट, हर्षवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य मतलब मिटने के कगार पर यह डिक्लाइन स्टेट की तरफ ही चढ़ जाता है। अभी इसी पीरियड में भारत में राजपूत राज्यों का इमर्जेंस होता है। हालांकि राजपूत कहां से आए, कहां से वो बिलोंग करते हैं, उनका रूट कौन सा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग रीजन बताते हैं। बट हर्षवर्धन का पीरियड जैसे ही समाप्त होता है तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की समाप्ति हुई है ऐसा कहा जाता है। और
राजपूत इमरजेंसी ही मिडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ऐसा माना गया है। अभी राजपूतों में 3 मेन ब्रांचेस है, 3 डायनेस्टियां कहा जाता, 3 डायनेस्टी, 3 वंश कहे गए हैं। एक तो सूर्यवंशी राजपूत, दूसरा चंद्रवंशी राजपूत और तीसरा है अग्निवंशी राजपूत। अभी इनमें से ही पर्टिकुलरली अग्निवंशी राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अग्निवंशी राजपूत में से 4 ऑप्शन दिए गए थे, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक नाम अग्निवंशी राजपूत क्लैन से बिलोंग नहीं करता, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो चौहान, प्रतिहार, परमार और सोलंकी, ये चारों जो डायनेस्टी है ये अग्निवंशी राजपूत घराने से बिलोंग करती है। अभी ये आज के लेक्चर में राजपूत ये जो है टॉपिक कवर करने का मतलब यही था कि ये पीरियड में ही, राजपूतों के पीरियड में ही भारत में इस्लामी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहला इस्लामी आक्रमक भारत में जिसने अटैक किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम 712, ठीक है, 712 सी कॉमन ईरा में इसने सबसे पहली बार सिंध और मुल्तान जो कि भारत का हिस्सा था उस समय, उस पर आक्रमण किया। ये अरब से बिलोंग करता है, अरब कंट्री से बिलोंग करता है मोहम्मद बिन कासिम। कब इसने 712 में इसने ये अटैक किया था और किसके कहने पर, किसकी परमिशन से, तो खलीफा की परमिशन से इसने ये अटैक किया था। अभी खलीफा क्या है दोस्तों, तो जैसे हर एक धर्म के कुछ धर्म प्रमुख रहते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म के जो धर्म प्रमुख है उनको खलीफा कहा गया है। मतलब खलीफा मतलब वो व्यक्ति जो प्रोफेट मोहम्मद का वंशज है, उसको खलीफा कहा गया है। तो उस समय के खलीफा ने भारत पर अटैक करने के लिए परमिशन दी थी मोहम्मद बिन कासिम को। अभी मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर अटैक किया तो उसने अटैक वहां के सिंध के जो रूलर थे वो थे राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर। राजा दाहिर ने उनके साथ लड़ाई की, बट राजा दाहिर वॉज डिफीटेड, सिंध एंड मुल्तान वॉज कैप्चर्ड। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हरा दिया? राजा दाहिर को, और सिंध और मुल्तान कैप्चर कर लिए। अभी भारत उस समय सोने की चिड़िया था। भारत पर उस समय तक भारत पर अटैक तो हुए बहुत सालों से, बट बहुत सालों से भी वो जो भी अटैक हुए थे वो भारत में ही सेटल हो गए। ठीक है, शक है, हुन है, बहुत सारों ने अटैक किया था बट वो भारत में ही सेटल हुए थे। बट ये इस्लामी आक्रमक ऐसे थे जो भारत में आते थे, सोना चांदी लूटते थे और फिर से वापस चले जाते थे, वो भारत में सेटल नहीं हुए। इस्लाम धर्म के रूलर भारत में कब सेटल होते हैं? तो 1206 में, ठीक है, 1206 में सेटल होते हैं। ये जो पीरियड है 712 का, ये इस समय में सेटल नहीं हुए, बस सोना लूटने के लिए आते थे और चले जाते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान, इस सिंध के एरिया में जो मुल्तान नाम का शहर है उसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा था। सिटी ऑफ गोल्ड मतलब उस समय मुल्तान में बहुत सारा सोना था, इसीलिए इसको सिटी ऑफ गोल्ड कहा है। हियर आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन एंड आर्किटेक्चर वेयर लर्न्ड बाय अरब फ्रॉम आवर लैंड एंड दे स्प्रेड एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलोसॉफी एंड नंबर्स टू यूरोप। दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते थे कि ज्ञान कहीं से भी मिले आपको, वो ज्ञान हमारी भाषा में ट्रांसलेट करो। वहां जाओ, ज्ञान की खोज के लिए आपको चाइना जाना पड़े, यूरोप जाना पड़े, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े, इंडिया जाना पड़े, जहां जाना पड़े वहां पर जाओ, लेकिन वहां से ज्ञान मतलब नॉलेज कलेक्ट करके हमारे देश में लाओ। ये किसका कहना था? ये कहना था प्रॉफिट मोहम्मद का। तो भारत में आने के बाद इन इस्लामी आक्रमणों को आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ये सारी फील्ड की जानकारी उन्होंने हासिल की, कलेक्ट की, और वो कहां पर लेके गए? अरब में। अरब में जानकारी लेके गए और अरब से फिर वो जो इंफॉर्मेशन, वो जो नॉलेज था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया। बैत उल हिकमत नाम की एक बिल्डिंग अरब में बनाई गई थी एक खलीफा द्वारा, बैत उल हिकमत। अभी इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही काम चलता था, जो भी दूसरे देशों से दूसरी भाषा में जो भी नॉलेज अरेबियन व्यक्तियों ने लाया था उसको सिर्फ उस बिल्डिंग में ट्रांसलेट किया जाता था अरेबियन भाषा में, ताकि वो अरेबियन लोगों के काम में आए। मतलब अरेबियन लोगों ने लूटने का तो काम किया ही था,
बट उन्होंने नॉलेज भी कलेक्ट किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है। और यही जो भारत से कलेक्ट किया गया नॉलेज अरब में, वो अरेबियन लोग लेके गए थे, वही नॉलेज फिर कहाँ गया? यूरोप में गया। और यूरोप में फिर आपको मालूम है कि रेनेसांस शुरू हो जाता है। रेनेसांस का मतलब होता है पुनरुज्जीवन। वहां पर नए नए रिसर्चेस हुए, नए नए इन्वेंशन हुए, वो हम आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अरेबियंस का बहुत बड़ा योगदान है। अभी टर्किश इन्वेशन इन इंडिया, अरब इन्वेशन तो देख लिया, अभी टर्किश इन्वेशन देखते हैं, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया। मोहम्मद ऑफ गजनी ने नियर अबाउट ऐसे कहा जाता है कि 17 या 21 बार उसने भारत पर अटैक किया था। अभी नंबर नहीं पूछा जाएगा, बट उसने सबसे पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी थी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो थे जयपाल। कौन थे? राजा जयपाल। ये हिंदू शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। मोहम्मद इन्वेजन इन हिंदुस्तान 17 टाइम्स, 21 नहीं है, 17 बार उसने भारत पर अटैक किया था। अभी सोमनाथ टेम्पल पर भी उसने अटैक किया था। कब? 1025 सीई में। लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ काठियावाड़ एट द टाइम राजा भीमदेवा वाज द रूलर ऑफ काठियावाड़। काठियावाड़ जहां पर सोमनाथ टेम्पल था, उसके रूलर कौन थे दोस्तों? तो भीमादेव थे, ठीक है। He patronized art and letters and scholars like फिरदौसी एंड अल्बेरूनी बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने किताब-ए-हिंद नाम की एक बुक लिखी है जिसमें भारत के समाज के बारे में, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसे स्कॉलर भी, ये जो इन्वेंटर्स थे, इनके साथ में बहुत सारे स्कॉलर भारत में आए थे और इन्वेंटर्स ने अपना लूटने का काम किया, बट ये स्कॉलर क्या करते थे? भारत की सोसाइटी में जाकर लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, आपके पास कौन सा नॉलेज है। बट अल्बेरूनी ये भी कहता है कि भारत के लोग नॉलेज शेयर नहीं करते ज्यादा, तो ये हमारी सोसाइटी की कमी थी, हमने ज्यादा नॉलेज शेयर नहीं किया, ताकि इसीलिए हमारे भारत में नॉलेज जो है एक पर्टिकुलर अपर क्लास तक ही सीमित रहा, निचले क्लास तक नॉलेज गया ही नहीं, क्योंकि भारतीयों की वह मनोवृत्ति थी कि वो किसी से नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते थे। अभी मोहम्मद घुरी, he was the third Muslim under whom invaded India in the second battle of Tarain. The joint forces of Rajput ruler under Prithvi Raja defeated by मोहम्मद घोरी, ठीक है। ये जो मोहम्मद घोरी था, इसने 2 बार भारत पर अटैक किया। उस समय दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज 3। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज 3, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान, अभी हाल ही में उनके चरित्र पर एक मूवी भी बनने वाली है। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन्होंने पहली बैटल में मोहम्मद घुरी को हरा दिया, मोहम्मद घुरी को उन्होंने माफ कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन मोहम्मद घुरी फिर से आ गया। पहली तराइन की बैटल होती है 1191 में, 1191, और दूसरी बैटल जस्ट दूसरे साल ही होती है 1192 में। बट सेकंड बैटल में क्या होता है? तो ये मोहम्मद घुरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। अभी ये जो जानकारी है, हमें इसके बारे में जानकारी एक किताब में मिलती है, ठीक है। जयानक नाम की भी एक आत्मचरित्र है, उसकी चरित्र है, ठीक है, बायोग्राफी है, उसमें ये जानकारी हमें मिलती है। चंदबरदाई नाम का एक व्यक्ति था, चंदबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का खास व्यक्ति था, उसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें भी हमें जानकारी मिलती है। टर्किश रूल बेगन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री विद द एंड ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में दिल्ली का पूरा एरिया मोहम्मद घुरी के कैप्चर में आता है, बट मोहम्मद घुरी फिर भी भारत में सेटल नहीं होता, वो अपने अफगान ईरान के एरिया में फिर से वापस चला जाता है। बट 1206 में, ठीक है, 1206 में मोहम्मद घुरी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु से पहले वो क्या करता है? अपने एक अच्छे साथीदार को, अपने एक ट्रस्टेड एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको दिल्ली सिंध पंजाब के एरिया में राज करने के लिए उसको फ्रीडम दे देता है कि तू जा वहां पर अपना राज्य बना, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये सबसे पहला व्यक्ति था, ये सबसे पहला मुस्लिम रूलर था जिसने भारत में सेटल होकर सारा राज्य कारभार संभाला। इससे पहले जितने भी रूलर आए थे, मुस्लिम रूलर, वो सिर्फ अटैक करने के दृष्टिकोण से आए थे, सोना चांदी लूटा और अपने देश वापस चले गए। बट कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये भारत में 1206 में आया और 1210 तक, मरने तक ही भारत में रहा वो, और यही से भारत में मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है।
He was appointed as the commander by मोहम्मद ऑफ घुरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और कमांडर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की गई थी। मोहम्मद घुरी मेड दिल्ली एज ए कैपिटल, ये स्टेटमेंट गलत है। मोहम्मद घुरी ने लाहौर में अपनी कैपिटल बनाई थी। कहां पे बनाई थी? लाहौर में। उसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट की थी, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर 1994, मोहम्मद ऑफ घुरी डिफीटेड जयचंद, राजपूत रूलर ऑफ कनौज, एंड किल्ड हिम एट द बैटल। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वन ऑफ द कमांडर ऑफ मोहम्मद ऑफ घुरी, डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला इन 1202 कॉमन इरा और नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1203। मतलब ये बख्तियार खिलजी जो था ये कमांडर था किसका? मोहम्मद घुरी का, और इसने 2 यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय की। कौन सी? विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सेना डायनेस्टी के अंडर में थी ये दोनों यूनिवर्सिटी, जिसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। अभी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? खजुराहो टेम्पल किस डायनेस्टी ने बिल्ड किया है? खजुराहो लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसका जिक्र किया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। अभी ये जो खजुराहो टेम्पल है ये चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। चंदेला एम्पायर कब ये पीरियड में वो बनाया था, 950 से लेके 1050 कॉमन इरा के पीरियड में चंदेला डायनेस्टी के रूलर ने खजुराहो का टेम्पल बनाया था। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी एसोसिएटेड विद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? ये रिपीट हुआ है, तो कुषाण डायनेस्टी जो है इन्होंने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक हर्षवर्धना एक्सपेंडिशन इन साउथ? साउथ में साम्राज्य को बढ़ाने से किस व्यक्ति ने हर्षवर्धन को रोका था? तो वो कौन थे दोस्तों? चालुक्य डायनेस्टी के रूलर पुलकेशिन सेकंड थे, ठीक है। किंग पुलकेशिन सेकंड बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो चालुक्य डायनेस्टी, मतलब सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों द थीम ऑफ म्यूरल ऑफ अजंता केव्स आर? अजंता केव्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं। क्या है वहां की खासियत? देखते स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। डेकोरेटिव डिजाइन्स विच इंक्लूड्स एनिमल, ट्रीज एंड फ्लावर्स, बिल्कुल सही है। पोर्ट्रेट्स ऑफ वेरियस बुद्धास एंड बोधिसत्वास, ये भी सही है। नैरेटेड सीन पोर्ट्रेट इन जातक स्टोरीज, ये भी सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है रिलेटिंग टू अजंता केव्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट अमंग राजगृह, वैशाली एंड पाटलिपुत्र? अगर ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तीनों के तीनों जगह जो है ये है बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। यहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी, प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर हेल्ड, ठीक है। वहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राष्ट्रकूटा किंग्स, दे आर ardent patron of Shaivism and did not support any of the religion। गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो राष्ट्रकूट किंग थे इन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया था। किसको? जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया था। दे पैट्रोनेट द संस्कृत स्कॉलर एंड गेव देम लार्ज ग्रांट्स, ये सही है। संस्कृत स्कॉलर को उन्होंने पैट्रोनेज दी थी और लैंड ग्रांट्स भी दिए, मतलब फ्यूडलिज्म को भी इन्होंने इन्होंने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। लैंड ग्रांट्स दे दिए थे। तो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। Which of the following was not the historical biography? ठीक है, दीपवंश जी नहीं, ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से रिलेटेड ग्रंथ है। हर्षचरित बायोग्राफी है, विक्रमांक देवचरित ये भी बायोग्राफी है, पृथ्वीराज विजय ये भी बायोग्राफी है। तो ए जो है ये हमारा आंसर बनेगा, ये बायोग्राफी नहीं है। द नेम ऑफ राजा दाहिर्स कैपिटल सिटी वॉज? राजा दाहिर की कैपिटल का नाम, उसके राजधानी का नाम क्या था? तो ब्राह्मणाबाद। क्या था दोस्तों? ब्राह्मणाबाद। इसीलिए बी जो है ये हमारा आंसर बनेगा। Who was the ruler of Gujarat when Muhammad invented सोमनाथ टेम्पल? कौन था दोस्तों? तो भीमदेव थे। कौन थे? बी, डी हमारा आंसर बनेगा। Which invasion of Muhammad appreciated the caliphs and called Muhammad as a star of Islamic world? ठीक है, मोहम्मद गजनी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने जो अटैक किए थे उसने एक अटैक सोमनाथ टेम्पल पर भी किया था और सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके बहुत सारी लूट उसने लाई थी।
ये जो खबर थी जब खलीफा को मालूम पड़ गई तो खलीफा बहुत ही खुश हो गया और उसने मोहम्मद गजनी को एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, स्टार ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और ये टाइटल दिया था खलीफा ने किस चीज के लिए? तो इन्वेजन ऑन सोमनाथ, सोमनाथ को डिस्ट्रॉय किया था और भारी लूट वहां से लाई थी, इसीलिए ये टाइटल खलीफा ने उसको दिया था। तो डी जो है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। हु हैड गिवन मोहम्मद ऑन इन्वेस्टिचर टू द रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। ठीक है, तो मोहम्मद को उसने जो एरिया कॉन्कर किया था उस एरिया में राज करने की परमिशन किस खलीफा ने मोहम्मद को दी थी? अभी दोस्तों इस्लामिक रिलीजन में एक कंसेप्ट है, राजा कितना भी बड़ा हो, राजा के पास कितना भी ज्योग्राफिकल एरिया क्यों ना हो, कितना भी राज्य उसका बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके राज्य को राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके राज्य को खलीफा परमिशन नहीं देते। मतलब राज्य अगर स्थापित करना है तो खलीफा की परमिशन मस्ट थी। ठीक है, तो जो एरिया मोहम्मद गजनी ने कैप्चर किया था, ठीक है, तो उस एरिया पर रूल करने की परमिशन कौन से खलीफा ने दी थी? तो खलीफा ऑफ बगदाद नेम कादिर बिल्ला। क्या नाम था? कादिर बिल्ला। ये खलीफा कहां पर रहते हैं? बगदाद नाम के शहर में रहते हैं। ठीक है, तो बी जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए है। इसकी भी एक वर्कशीट जहां पर मैंने चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव तीनों डायनेस्टी के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो ये तीनों डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, वो वर्कशीट जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके एक्सप्लेनेशन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको सेंड करूंगा। तब तक के लिए मैं यही रुकता हूं। थैंक यू।